5 प्रमुख कारण जिसकी वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार संसद के अंदर नहीं आए और आए भी तो ऐसी स्थिति में आए कि बस वंदे मातरम शुरू हुआ और उसके बाद वहीं खत्म हो गया। यानी ओम बिरला ने ऐलान कर दिया कि अब अनिश्चितकाल के लिए संसद बर्खास्त की जाती है। 5 मुख्य कारण पे मैं आऊंगा और 5वां जो कारण होगा वो सारी स्टोरी खोल के रख देगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। जो ये स्थिति आज जो बनी है शाह और मोदी की, उसके पीछे जो कारण है उसी पे चर्चा करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा समय दे दीजिएगा, आखिरी कारण जरूर समझ लीजिएगा क्योंकि उसमें लास्ट में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भी बात होगी। तो पहला तो ये समझ लीजिए कि आज 20 दिन से लगातार संसद चलती रही और संसद के अंदर यानी संसद भवन के अंदर उस हाउस में अमित शाह और मोदी उस हाउस से नदारद रहे और लगातार 20 दिन से विपक्ष यही मांग करता रहा कि अमित शाह आए और जवाब दें, नरेंद्र मोदी आए और जवाब दें। और वो अमित शाह और वो नरेंद्र मोदी जो हमेशा सीना तान के चलने वाले लोग, वो विपक्ष की इस देश की नौजवानों की मांग पे क्यों सामने नहीं आ रहे थे या क्यों संसद भवन से नदारद रहे? भाई, जिस संसद भवन को बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी लेते रहे, खुद उनकी सरकार में उस भवन का निर्माण हुआ, ऐतिहासिक कार्य किया, जहां पे वो तो इंतजार करते रहे कि बस सत्र शुरू हो और हम वहां मौजूद रहे क्योंकि देश में पूरा मैसेज जाता था। उसी संसद भवन से दोनों लोग गायब चल रहे हैं। कारण कोई हल्का नहीं है, कारण बहुत बड़ा। कारण सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि 56 इंची सीना आज सिकुड़ क्यों गया है, या वो भाजपा के चाणक आखिर उनका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा। कोई इतना बड़ा सवाल भी विपक्ष ने नहीं किया था, एक सवाल था और तमाम सवालों का जवाब अमित शाह देते चले आए, नरेंद्र मोदी देते चले आए। तो भाई, छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों हुआ है, सवाल का जवाब था, देते ना देते सामना तो करते। लेकिन एक 2 दिन पहले किरण रिजिजू पूरा भूमिका बनाने लगे और ये बार बार मीडिया में चलने लगा। खुद अमित शाह ने चिट्ठी लिख दी ओम बिरला को, हम आ रहे हैं, शहंशाह जलवा अफरोज होंगे वहां पे, रेड कारपेट बिछा दी जाए, सारे लोग एकदम सावधान वाली अवस्था में हो जाएं क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा, सत्ता पक्ष की तरफ से तो पूरी तैयारी हो गई थी और सब लोग एकदम साथ धज के कि अब अमित शाह आ रहे हैं, चाणक्य आ रहे हैं, अब कुछ तो तैयारी करके आएंगे। उसी दिन विपक्ष खामोश हो जाएगा या विपक्ष की चालें खत्म हो जाएंगी, विपक्ष लाजवाब हो जाएगा, कोई उसके पास जवाब होगा नहीं। तो फिर हम उस पे फिर से आ जाएंगे, उसी रो में, उसी उसी टेम्परामेंट में, और देश में फिर एक बार हाहाकार मच जाएगा कि भाई अमित शाह का तो जवाब नहीं। अब सारी मीडिया, सारा देश, सारा नौजवान, किसान, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जिस तैयारी की बात अमित शाह ने चिट्ठी में भी लिख के कही कि मैं आ रहा हूं, आप तैयारी रखिए, सबको बुला लीजिए, जवाब मेरी तरफ से होगा। किशन रिजिजू जी भी एकदम टाइट थे कि आज तो बॉस आ रहे हैं, मैं कितने दिन तक संभालता, अब आ रहे हैं तो वो जवाब देंगे। और अमित शाह जी आए भी तो देश ने देखा, हम सब ने देखा कि ये क्या हो गया भाई। एक बार सब लोग खड़े हुए वंदे मातरम पे, और ओम बिरला जी बैठे और बोले कि मतलब खत्म, अनिश्चितकाल। ये जो मामला था, जिस तैयारी से वो आए थे और सदन में आते नदारद हो गए या कहिए कि गुब्बारे की हवा निकल गई, फुस हो गई। दरअसल वो जो तैयारी थी, वो तैयारी विपक्ष तक पता चल गई
और विपक्ष की तैयारी अमित शाह को मालूम पड़ गई कि हमारी जो तैयारी अब हमें घेर दिया जाएगा और हम संसद के अंदर अगर बेइज्जत हो गए, अभी तो जो इज्जत बची ढकी है, चलो ठीक है, इतना ही है कि वो आ नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन वो इज्जत जब बोलने के बाद बेइज्जती में तब्दील हो जाती, तो देश को क्या मुंह दिखाते अमित शाह जी, चाणक्य जी, इस देश के गृह मंत्री। दरअसल ये एक खौफ, बहुत बड़ा खौफ था, जिसका अंदाजा अमित शाह को हो गया था और ओम बिरला से अंदरूनी तौर से हो गया कि भई हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि विपक्ष जिस तैयारी के साथ आया और जिस मुद्दे पे, जिस सवाल पे संसद के अंदर हमें और नरेंद्र मोदी को और पूरी भाजपा सरकार को घेर देगा, उसका असर पूरे देश में पड़ेगा और हमारी जो जो बातें हैं, हवाई बातें, सतही बातें, मुंगेरी लाल के सपने, वो सब धराशायी हो जाएंगे, एजेंडा हमारा फुस हो जाएगा। तो ये अमित शाह की जो कमजोरी है, वो कमजोरी विपक्ष जान गया था, उसकी पूरी तैयारी हो गई थी। अब उस कमजोरी पे अगर मैं रोशनी डालूं, प्रकाश डालूं, तो थोड़ा समय आप दीजिएगा, परत दर परत सब सामने आ जाए। वो कमजोरी क्या, इधर आपने देखा होगा कि तकरीबन बंगाल चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी कम, लेकिन अमित शाह जी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे थे, इतने गंभीर कि वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे, अंदर ही अंदर सब कुछ चुपचाप कर रहे थे। जो भी कर रहे थे, कर क्या रहे थे, दरअसल उनको कई तरफ से कई बातें खाए जा रही थी, उनको घेरे जा रही थी। इतने सदमे में वो थे कि वो बोलते क्या। अब आ जाइए, उनको घेरने वाला जो सदमा था वो कौन कौन सा था, कौन सी बातें उनको परेशान किए जा रही थी, जिसकी वजह से ऐसे मूल मुद्दों से वो गायब थे। वो उससे भी बड़ी बातें थी, गंभीर मुद्दा था, उनकी अपनी साख का मुद्दा था, उनके अपने औरा का मुद्दा था, खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने वाला मुद्दा था। उस सब पे पानी फिरता नजर आ रहा था और पानी फिर ही गया, एक तरह से समझ जाइए। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां दतिया विधानसभा में एक चुनाव हुआ, उपचुनाव। उसमें अमित शाह के खासम खास नरेंद्र नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया, पहला झटका। दूसरा झटका, खुद भूपेंद्र यादव, जिनके जो जो एक सचिव जो संघ की तरफ से आते हैं, जो सारी रिपोर्टिंग, सारी डिटेल क्या चल रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितना मामला चल रहा है, वो सब कुछ जो है संघ उसको देखता है। उस सचिव को सीधे 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 टर्मिनेट कर दिया सर्विस से। दूसरा झटका लग गया। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा झटका, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि अभी एक चुनाव हुआ पटना की बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव था। भले वो उपचुनाव था, उपचुनाव बहुत से होते रहते हैं, कोई भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष का ही ज्यादातर कहा जाता चुनाव हो जाता है। लेकिन ये चुनाव सबसे खतरनाक इसलिए हो गया क्योंकि प्रशांत किशोर वहां से लड़ रहे थे बंकीपुर से, और उनके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को उतार दिया था। लेकिन उस कार्यकर्ता पे मत जाइए, वो सीट दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, जो 25 साल तक तो खाली वो थे कंटिन्यूअस वहां से विधायक, उसके पहले उनके पिताजी। ये सीट इतनी प्रतिष्ठित सीट थी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरे भारतीय जनता पार्टी की बागडोर जिसके हाथ में, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाए, वो भी बिहार में जहां के नए नवेले सीएम भी बने और सम्राट चौधरी। अगर ऐसी सीट हार जा रही, डबल इंजन की सरकार हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हो और वो सीट हार जाए, आपको लगता है कि वो सीट ऐसे ही हार जाएगी?
ये तीसरा कारण है जो सदमे वाला। इसके पीछे जो जो लोग सारा खेल कर रहे हैं ना, वो अमित शाह की नींद हराम कर, इनकी चौकड़ी, इनकी चाणक्यगिरी सब चली जाए। उसके बाद आप समझिए, दरअसल अमित शाह जी का जो तेवर रहा है ना, डिक्टेटरशिप वाला, हिटलर शाही वाला, मैं वाला, उसके पीछे भी कुछ कारण है। उसकी वजह ये है कि जब गुजरात से वो दिल्ली चले आए और गृह मंत्रालय ले लिया उन्होंने, तो कितना आप लोगों ने देखा होगा संसद के अंदर किस तरीके से वो बात करते कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, वो कोई माने ना माने, अच्छा लगे बुरा लगे, कोई मतलब नहीं, एचएम ने कह दिया। चाहे वो धारा 370 हटाने का मामला हो जम्मू कश्मीर से, कह दिया तो कह दिया, उसके लिए सारी तिकड़में किया उन्होंने। फिर ये बताया कि देखो हमारी हमारे बस की बात है, हमने कह दिया। किसान आंदोलित था, महीनों सालों लगा दिया, कई सौ किसान शहीद हो गए, लेकिन एशेम है कि है, मतलब मरने दो, ये मर रहे मरे, हमारी सेटिंग जिन किसान और अनाज ये सब की जो व्यवस्था हो गई वो हमारी कर चुके हैं, किसान उसान से हमारा क्या लेना देना। आखिरकार किसान बेचारा उन्हीं सड़कों के ऊपर दम तोड़ गया और कुछ नहीं हुआ, चले गए वो लोग। इससे और इनको लगा कि देश का किसान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरा देश का किसान जब जुट के, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो वो निकलते हैं तो सरकार को मनवा के छोड़ते हैं, और अमित शाह की तुम चाहे जो करो, चलो जाओ यहाँ से। उससे और इनका वो बना, हौसला बढ़ा कि अब इसके बाद और क्या बचा हुआ, इसके बाद आ जाइए। फिर CAA NRC और सीए वाला प्रोटेस्ट वाला मामला हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। SIR के लिए पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा, सारी तिकड़ में किया, चुपचाप बैठ के व्यवस्था को बनाया, SIR भी करवा दिया, उसका फायदा भी उठा लिया। तो भाई अमित शाह है तो अमित शाह है, उनको क्या फर्क पड़ता। लेकिन आप जरा फिर आ जाइए उसी पे 2 मिनट के लिए, अगले 2 सेकंड के लिए, कि इतने बड़े अमित शाह जो इतने कामों को अंजाम दे दिया सिर्फ अपने तेवर की वजह से, अपने हठ धर्मिता की वजह से, वो आखिर 20 दिन से क्यों फीकी बिल्ली बन गया। जिस सामना करने की बात कर रहा था कि हम आएंगे सामना करेंगे और आप हमारी तैयारी करिए ओम बिरला जी, वो ओम बिरला जी उठे और बैठ गए, अब बोला खत्म, जाइए आप लोग। वो अमित शाह के पीछे आखिर वो कौन सी ताकत लग गई है कि जो इनको सोचने पे मजबूर कर दिया है, भीगी बिल्ली बना दिया। सबसे पहले अब 20 जुलाई की जो घटना जंतर मंतर से घटी, यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई। पूरा जेनजी ले राहुल गांधी समेत सारा विपक्ष एकजुट हो गया। इनको ये लगा था कि जैसे बाकी आंदोलनों को हमने खत्म करवा दिया, जंतर मंतर का भी आंदोलन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मत समझिएगा कि सिर्फ जंतर मंतर की बात हो रही है, बस यहीं से खत्म, अभी असली मुद्दा बचा हुआ है। इनका तो एंड होने वाला है, वो मुद्दा वो बचा है अभी, वो तो बने रहिए। तो जंतर मंतर बीच में आ गया क्योंकि ये कड़ी है समझने के लिए। 20 जुलाई से ये शुरुआत हो गई। इनको लगा कि जैसे सबको निपटा देंगे, हमको बोलने की क्या जरूरत है, मीडिया बोल देगा, हमारे कुछ लोग जाके बोल देंगे, ताकि ओम बिरला जी हैं ये संभाल लेंगे। लेकिन ये उल्टा पड़ गया, और उल्टा दरअसल खाली उल्टा ही नहीं पड़ा, बल्कि खुद इनके अंदर के लोगों ने, पार्टी की बात कर रहा हूं, संगठन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, पार्टी के भी बहुत से लोगों ने ये चाह लिया था कि इनकी फजीहत हो ही जाए।
ये जो हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं, अपना क्रेडिट लेते हैं और सब पे रोब गाड़ते हैं, धौंस धमाके दमाते हैं, इनके धौंस धमक सब खत्म। ये वो लोग थे जो एक बार मैंने कहा कि एक असली बीजेपी भी है। एक तो अमित शाह नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी, एक असली बीजेपी, और उस असली बीजेपी में राजनाथ सिंह से लिए, शिवराज सिंह चौहान से लिए, वसुंधरा राजे से लिए, राजीव प्रताप रूडी से लिए, नितिन गडकरी से लिए, देवेंद्र फडणवीस से लिए, योगी आदित्यनाथ से लिए, और यशवंत सिंह से लिए, मुरली मनोहर जोशी से लिए। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो जिनको टेस्ट लगी है, टीस लगी है, जिनको लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ठगा गया है। कुछ आज पार्टी में है, कुछ संगठन में है, कुछ मंत्रालय में। ये लोग भी अंदर से चाहते हैं कि इनका बहुत हो गया। और देखिए, एक चीज मैं बता दूं, सच तो ये है कि ये आते ना सामने, ये असली बीजेपी वाले, ये भी अभी वक्त का इंतजार करते कि कोई ऐसा आ जाए मसीहा जो हमें लग जाए कि हाँ, ये मद्दे मुकाबिल है, ये मुकाबला कर सकता है, ये धराशायी कर सकता है, ये लाजवाब कर सकता है, तब हम भी अंदर से कुछ सपोर्ट करेंगे। और इस 20 तारीख के बाद से उन्हें वो मसीहा, वो जो अमित शाह को घेरने वाला, नरेंद्र मोदी को घेरने वाला, उनको धराशायी करने वाला, लाजवाब करने वाला जो दिखा, वो राहुल गांधी। राहुल गांधी को जब असली बीजेपी वालों ने देख लिया कि यार अब ये आ गया है, ये कढ़ के आ गया है, निखर के आ गया है, संवर के आ गया है, अब वो 20 सालों में राहुल गांधी सॉरी, वो राहुल गांधी नहीं रहे, जो जो पप्पू वाले राहुल गांधी। अब इनको भी लगा कि ये असली राहुल गांधी आ गया है, अब पूरा पानी भरेगा। तो इन लोगों ने भी अंदर से चाहा कि अमित शाह की अब पूरी फजीहत हो जाए, ये सही वक्त। और कहीं ना कहीं अमित शाह को भी इस बात का आभास हुआ, और है, हो रहा है। आखिरी वक्त में जो पलटी मारा है, इसके पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है। पर्चियां निकाल दी जाती थी ना इनके कहने पे, मेहनत कोई करे, चेहरा किसी का हो और बना किसी को दिया जाए मुख्यमंत्री, वो मामूली बात। जो खुद प्रधानमंत्री की हैसियत रखता हो बनने के लिए, आपने उसको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, मतलब मुख्यमंत्री पद से भी खत्म कर दिया और झुंझुना थमा दिया। वो जो अंदर के होते ना, कहा जाता ना, जो अंदर के राजदार होते हैं, या अंदर के एक तरह से कह दिए जो गद्दारी करने वाले होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो आपकी सोच से भी परे हो। कभी कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से, अब शायद आप में भी हो गए हैं। तो ये तो हो गया जो असली बीजेपी के लोग हैं, जो अब राहुल गांधी को उनको लग रहा है कि राहुल गांधी अब सही जवाब देने पे आ गए। उनको भी उम्मीद की किरण लग रही है कि बहुत दिन से ये कब्जा किए हुए हैं दोनों, शाह और मोदी, बीजेपी पे। हम लोग असली बीजेपी होते हुए किनारे लगाए गए और इन लोग अपनी चला रहे हैं। उसके बाद जो है, अब उसमें सबसे ज्यादा जो है अमित शाह की जो एक पूरी छवि खराब की जा रही है, उनके ऑरा को खत्म किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी चाहत, ललक और जो एक ख्वाहिश थी, उसे कूच कूच के मारा जा। वो काम कौन कर रहा है, जो मैं आखिरी वाला पॉइंट बताने जा रहा था कि आप रुके रहिएगा, वो खुद आरएसएस। जी, सुनने में थोड़ा असहज लगेगा, थोड़ा आपको लग सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई इसमें है। और उसके उदाहरण भी मैं कुछ दे दूं, ये 200% बता रहा हूं कि ये जो फजीहत इस टाइम अमित शाह नरेंद्र मोदी की हो रही है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और ये दो को छोड़ के कोई ऐसा सामने नहीं आ रहा है जो ढाल लेके खड़ा हो जाए और खुद बोले, जो कि बहुत से ऐसे बयानवीर इनके वहां आए दिन हर मुद्दे पे 2-4 बयानवीर आ जाते थे।
इनको तने तनहा छोड़ दिया है। उसकी वजह क्या है? आरएसएस। क्यों? क्योंकि आरएसएस को उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से और उस जेनजी के आंदोलन से, जो जेनजी का आंदोलन जेन अल्फा तक पहुंच गया, दरअसल आरएसएस को ये लग गया कि ये जो चिंगारी उठी ये पूरे देश में आग लगा चुकी। अगर इस पे पानी नहीं डाला गया तो वजूद हमारा भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा वजूद ना खत्म हो, अभी जो इनका है पहले इनको किनारे लगा दिया जाए, इन पे दांव खेल लिया जाए। आरएसएस ने कई बार ऐसे दांव खेले, खुद कई बार दूसरी पार्टियों की सरकारें बनाई, कई बार इतिहास में कांग्रेस को समर्थन दिया है। जब उसे लग जाता था कि बीजेपी यहाँ सरकार नहीं बना पाएगी, तो चूंकि हमारा मुखौटा ना उतर जाए इसलिए समर्थन दे देती थी। अब जब उसे इस बात का एहसास हो गया है आरएसएस को कि ये जो अब आग लग गई है, विपक्ष विपक्ष पूरा लामबंद हो गया है, और उसके साथ साथ छात्र, नौजवान और किसान, जो भी पूरा मतलब आप समझ जाइए, जो इनके सताए हुए, जो इनसे धोखा खाए हुए, वो उसमें तमाम पार्टियां हैं जिनको तोड़ तोड़ के खत्म किया। उसमें तमाम किसान है, तमाम नौजवान है, छात्र है, महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, कोई बचा नहीं है जिसको इन्होंने ठगने का काम नहीं किया। वो सब लामबंद हो गए और इसका एहसास आरएसएस को हो गया। इसी खतरे को भांपते हुए उन्हें लग गया कि ये दो दो के लिए दांव खेल जाओ। दो को हटा देने से हम भी बच जाएंगे, बीजेपी भी बच जाएगी और सरकार भी बच जाएगी। इसके लिए उन्होंने रचना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने ये बात कही, बड़े दावे के साथ ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो इस्तीफा दे के रहेंगे। इस्तीफा जब तक दे नहीं देते वो जागते रहेंगे, सो नहीं सकते, नींद हराम है उनके ऊपर। ये मामूली बात नहीं है। जैसा कि वो ये भी कहते हैं कि मुझे तो प्रधानमंत्री कार्यालय से, खुद तो मोदी के कार्यालय से मुझे मिलता है इनपुट, वो मुझे खबरें देते हैं। तो आप सोच लीजिए, आरएसएस, जैसा कि मोहन भागवत ने अभी बयान दिया था, जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लगातार प्रोटेस्ट चलता रहा है, यहाँ तक आ गया कि लड़कों के ऊपर, नौजवानों, छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर वहां पे गजब की बर्बरियत हुई। ऐसा दहशत का माहौल फैलाया गया कि मतलब भागो यहाँ से, तुम लोग दूसरे देश से आ गए। मतलब वो सब लोगों ने देखा, उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उसके भी कई दिन बाद जब ये और देश भर में ये होने लगा, फैलने लगा आंदोलन, पटना से लिए AK-47 तक चल गई, और उसके साथ साथ जब ये लग गया कि अब तो जेनजी से होते हुए जेन अल्फा तक आ गया, तब मोहन भागवत सिंह प्रकट हुए। क्योंकि अंदरूनी उनको रिपोर्ट जब मिल गई, रिपोर्ट वो ले रहे थे, थोड़ा वेट भी कर रहे थे, शायद डैमेज कंट्रोल हो जाए, जो हमारे हथकंडे हैं वो उसी के तहत निपटा दिए जाए। लेकिन जब उन्हें लग गया कि ना 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 ना, ये तो पानी हमारे सर तक आ गया है और आग हमारे घर तक आ गई है, तब उन्होंने कह दिया आके कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत था, संवाद होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। वो पल्ला झाड़ने वाला कि जिंदगी का अगर गुस्सा हो तो हमारे पे भी ना निकालना, असले जो हैं, जो असले मुलजिम हैं उन्हीं को उन्हीं पे निकाल दो, और उनके लिए हम भी लग गए। तो ये खतरनाक सिचुएशन पे आ गए हैं। अमित शाह का ऑरा खत्म कर दिया, कुछ तो नौजवानों ने, यहाँ की जनता ने खत्म कर दिया, और कुछ विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी ने खत्म कर। सो कॉल्ड चाणक्य, वो बोल रहे हैं ना, सो कॉल्ड चाणक्य, क्या बोलते थे उनको। तो ये सब, और विपक्ष की सिर्फ तैयारी की वजह से अमित शाह गायब। और बोलते, वो सिर्फ विपक्ष के जवाब देना होता तो बोलते, लेकिन अपने अंदर के जो बैठे हुए साजिश करता है, जो खुफिया बातें बताने वाले लोग हैं, एक तरह से उनके निगाह में जो गद्दार बैठ गए हैं, उनसे खतरा आ गया। अभी तक ये दूसरों को तोड़ते थे, दूसरी पार्टियों को तोड़ते थे, अब इनका नंबर आ गया है। और आप देख लीजिएगा, दावे के साथ कहता हूं, जितना नाम मैंने लिया असली बीजेपी का,
वो सब एकजुट हो गए हैं, आरएसएस खुद एकजुट हो गया है और मोदी और अमित शाह अकेले पड़ गए हैं। चेहरा सिर्फ देख लीजिएगा कि चेहरा कैसा इनका दिख रहा है, मायूसी कैसे छाई हुई है, वरना हर बात का श्रेय लेने वाले, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले, ये गायब है, नदारद है, आखिर क्या वजह हो गई? तो सिर्फ यही एक वजह है जो ये चारों ओर से घेर दिए गए हैं। बहुत जल्द इनका काम लगने वाला है, ये अपने पद से इनको इस्तीफा देना है या पार्टी से ही असली बीजेपी निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि आरएसएस लामबंद हो गया है और आरएसएस के कई ऐसे धड़े हैं जो इस टाइम मिल के काम कर और अगला प्रधानमंत्री भी बनाने की तैयारी चल रही है इन लोगों को छोड़ के। और जैसे ही कुछ इस पे और भी आता, क्योंकि कई एक पॉइंट है जो एक वीडियो में बनाना मुश्किल हो सकता है, समय का भी ध्यान रखना हमें, वरना आप लोग भी कहेंगे कि लंबी-लंबी होती चली आई है, समय दूर। तो हम अगला प्रोग्राम ज़रूर आपके साथ करेंगे, इसके दूसरे वाले एपिसोड में सब मिला के अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बजते-बजते यहाँ तक चली आई कि किसी भी टाइम वो घंटी ही टूट सकती है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।